देखिए, पहला डाउट है आज के डाउट सेशन का, लेम डक सेशन। हमारे स्टूडेंट हैं, उनको डाउट था कि सर लेम डक सेशन क्या है पार्लियामेंट में। देयर आर डिफरेंट सेशंस। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी पॉलिटी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। तो अब होता ये है कि हर 5 ईयर्स पे आइडियली लोकसभा इलेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो अब जब एग्जिस्टिंग लोकसभा का समय पूरा हो रहा होता है, ऐसे में ही दूसरी लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, द मेंबर पार्लियामेंट, तो वो दूसरी बार भी चुनाव में जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पंजाब से, और इस समय पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, लोकसभा की सिटिंग्स चल रही हैं और मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। तो ये लास्ट सेशन है इस एग्जिस्टिंग लोकसभा का। इट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग लोकसभा। और साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये लास्ट सेशन है, लोकसभा ख़त्म हो रही है, तो फिर से लोकसभा इलेक्ट होनी है, तो साइमल्टेनियसली मान लीजिए इलेक्शन भी हो गए। तो मैं जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गया हूँ और दूसरा आदमी चुनाव जीत गया है। तो अब हुआ ये है कि अगली बार मैं री इलेक्ट होके आने वाला नहीं, मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, पर इस समय लोकसभा चल भी रही है लास्ट वाली, तो मैं उसमें बैठा हूँ। तो मतलब मैं ये सेशन में वो लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो लोग री इलेक्ट होने से नाकामयाब हो गए न्यूली फॉर्म्ड लोकसभा में। तो वो जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं, जो कि अभी ओथ ले करके बैठेंगे और लोकसभा उनसे बनेगी। उसके पहले जो पिछले चुने हुए एमपीओं की लास्ट सेशन चल रहा है लोकसभा में, उसमें जो एमपी बैठे हुए हैं और वो अगले बार के चुनाव नहीं जीत पाए, तो अगली बार नहीं बैठेंगे वो, तो फिर उनको कहा जाता है कि भाई ये लंगड़ी बतख, लेम डक, हार गए, लंगड़ा के गिर गए, ख़त्म हो गए, इनका सफ़र यहीं पे अंत। तो उन्हें कहते हैं भाई आखिरी सेशन है आपका, कर लो जो करना, बैठो, अब आप हार चुके हैं, अगली बार यहाँ नहीं बैठ रहे। तो द सेशन अटेंडेड बाय दोज पीपल who have not qualified for the next लोक सभा, जो कि न्यूली इलेक्टेड है अभी, बट इट इज़ yet to initiate the process, yet to be installed। तो वो जो मेंबरों के द्वारा अटेंडेड सेशन है वो फिर लेम डक सेशन है। इट इज़ अ लेम डक सेशन। ओके, ये डाउट था हमारे एक स्टूडेंट का, वो हमने एड्रेस कर दिया। वैसे लेक्चर में भी ये अच्छे से बताया हुआ था, बट कई बार काफ़ी चीज़ें एक बार लेक्चर में चलती हैं, तो छोटी मोटी बातों बच्चों को कई बार नहीं भी दिमाग में आती। हमारा नेक्स्ट डाउट है आज का कि हम लेक्चर कर रहे हैं कम्युनलिज़म का। स्टूडेंट ने पढ़ा होगा या लेक्चर अटेंड किया होगा, तो उसमें हमने ये बात की थी कि भाई एक कम्युनिटी कम्युनल वायलेंस के दौरान दूसरी कम्युनिटी के कम्युनल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करती हैं। अब उनका क्वेश्चन ये था कि सर ये कम्युनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर किस सेंस में डील किया जाए, ये क्या है। देखिए, चैप्टर के और लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनल इंस्टीट्यूशन वर्ड जो यूज़ हुआ है वो मेनली कम्युनल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो भी मान्यता से भरे हुए स्थान है, वो मान्यता उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, उनकी रिलीजियस, कल्चरल, बिलीफ सिस्टम से एसोसिएटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या कुछ भी हैं, उनको ध्वंस करना, उनको नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, उनकी बेअदबी करना, वहाँ पर कुछ गिराना, फेंकना, ऐसी सी चीज़ें करना, ये अटैक है ऑन द कम्युनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द अदर कम्युनिटी। हालांकि कम्युनल इंस्टीट्यूशन वर्ड अपने आप में बड़ा है। देखिए, जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो उस सोसाइटी में देयर आर मैनी टाइप ऑफ एक्सचेंजेस। उन एक्सचेंजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये रैंडम नहीं होती, सोसाइटी रैंडमली ऑर्गेनाइज नहीं होती, एक फॉर्मेट में ही एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मेट आप सीखें, वो फॉर्मेट आप फॉलो कर सकें, उसके लिए देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं। वो फॉर्मेट में एक्सचेंजेस होने, वर्ड का मतलब फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर देयर आर मैनी टाइप ऑफ नॉर्म्स,
मैनी टाइप ऑफ वैल्यूज़। उन्हीं नॉर्म्स और वैल्यूज़ पर चलते हुए, उनकी पालना करते हुए ही आप एक रीज़नेबल एक्सचेंज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लॉजिकल एक्सचेंजेस। जैसे कि बड़ा छोटे से कैसा व्यवहार करेगा, शिक्षक के छात्रों के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, सरकार की प्रजा के अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इसको समझिए कि ये कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्होंने आपको अपने दायित्व बोध करवाए हैं। Those norms and values are responsible to make you realize that what are your responsibilities, what are your entitlements, आपके अधिकार क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको किन दायरों में रहना है, किन सीमाओं में रहना है। ये सब चीज़ें तो इन नॉर्म्स ने, इन वैल्यूज़ ने ही आपको बताई हैं। उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ की पालना करते हुए ही आप एक मेंबर सोसाइटी में दूसरे मेंबर के साथ एक्सचेंज इस्टेब्लिश करता है, संबंध स्थापित करता है। तो वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आपको आने चाहिए। मतलब कि ये जो एक फॉर्मेट पे आपस में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए और उसे आपको बताने के लिए ज़िम्मेदार हैं बहुत सारी सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है। जाति निर्धारित कर रही है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको कैसे रोल परफॉर्म करने हैं, आपके क्या प्रिविलेजेस हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के प्रति। ये जाति निर्धारित कर रही है। आपकी शादियां जाति निर्धारित कर रही है। आप कैसी शिक्षा लेंगे, कैसी नहीं लेंगे, जाति निर्धारित कर रही है। तो जाति बहुत सी चीज़ों को निर्धारित करती है। तो जाति भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही रिलीजन बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपको बता रहा है कि सही गलत क्या है, आप कौन सा बिज़नेस धंधा कर सकते हैं, कौन सा अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है, और वो तमाम चीज़ें रिलीजन बता रहा है। ऐसे ही एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस associated with a particular community. There are many institutions. Institution of marriage, है ना? Marriage in itself a kind of institution. औरत की और मर्द का क्या स्थान होगा जीवन में, विवाह इसे निर्धारित करता है। विवाह की शर्तें क्या हैं, विवाह में वर की वधू की भूमिका क्या है, उनका दर्जा क्या है, ये सब निर्धारित कर रहा है जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। विवाह के उपरांत वधू की भूमिका क्या है, वर की भूमिका क्या है, निर्धारित करेगा कि फैमिली या कम्युनिटी कैसे चलने वाली है। तो तमाम मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैरिज में फीमेल को कितने राइट्स हैं, मेल को कितने राइट्स हैं, तो उस पर हमेशा चर्चा चलती रहती है। तो मैरिजेज़, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होना, संपत्ति किसको जाएगी, पुत्रों को जाएगी या पुत्रियों को भी जाएगी, या पुत्रियों को ही जाएगी, पुत्रों को नहीं जाएगी, तमाम। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, मैनी इंस्टीट्यूशन associated with the community to impart the basic ideals, values, norms, customs, culture and manner associated with that community to the members of the community. Okay, that's why those all institutions are communal institution in that sense. In that sense, तो इसको इस मैनर में फिर अगर किसी से डिबेट हो जाए या कोई जर्नल आप पढ़ रहे हो बड़े लेवल का, तो वहाँ पर अगर ये ऐसे चर्चा में आ जाए तो आप ऐसा समझ सकें कि when the other community dominating the government and that government framing the laws trying to alter our institution of marriage, they are attacking our communal institutions. ऐसे स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे, है ना, आते रहते हैं अखबारों में कि दिस गवर्नमेंट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, इज फ्रेमिंग सच एंड सच लॉज which is specifically targeting our communal institutions, and the example is the alteration of our laws associated with the Muslim marriage or with the Parsi marriage, with the Sikh marriage, with the Hindu marriage, or be it anything. तो आप ऐसे सवाल, ऐसे जवाब सुनते ही रहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि हमारी मान्यताओं से जुड़े, हमारे विचारों से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए नियमों को ये बदल रहे हैं और ये हम नहीं मानेंगे।
सिख लंबे समय से मांग कर रहे थे कि आर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल टू आर पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनल इंस्टीट्यूशन। सो हमें अपना डिफरेंट आनंद कारज मैरिज एक्ट चाहिए, वो हमें दिया जाए। हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिजेज रजिस्टर नहीं कराएंगे, हमारा अपना सेपरेट होना चाहिए फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ आर कम्युनल इंस्टीट्यूशंस to serve our communal interest. It is our requirement to provide us with the separate आनंद कारज मैरिज एक्ट। तो ये इस मैनर में भी फिर कम्युनल इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज़ होता है, जैसे किसी की मान्यताओं को गालियाँ देने लग जाना भाषणों में, या किसी की से जुड़ी हुई धार्मिक विधि विधानों को अब गालियाँ देने लग जाना, है ना, कि इनके तो भगवान ऐसे हैं, या इनके तो खुदा ऐसे हैं, या तो इनके तो गुरु ऐसे हैं। ऐसे तमाम बातें करना आप उनके कम्युनल सेंटिमेंट्स को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी से जुड़ी इंस्टीट्यूशंस को आप अटैक कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑथर ने बुक में यूज़ किया है, वहाँ पे कम्युनल इंस्टीट्यूशन मेनली यूज़ हुआ है। कम्युनल इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, धार्मिक ढांचे, वो ज़्यादातर गिरजाघर, मंदिर, मस्जिदें, इनकी बात हो रही है, या फिर कोई मदरसे होंगे, या फिर कोई पाठशालाएं होंगी, या फिर कोई वेदशालाएं होंगी ना, इनकी बातें हो रही हैं। बट मैंने दोनों मैनर में समझा दिया कि इस मैनर में कम्युनल इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज़ होता है। देखिए, हमारा जो अगला डाउट है आज का, वो है एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, गरीबी। उसमें ये बताया गया है, डाउट ये पूछा गया है कि भाई लोगों का अपने पैरोकियल इंटरेस्ट की तरफ बार बार वापस जाना उनकी गरीबी को दूर करने में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बाधा प्रस्तुत करता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, क्योंकि कम्युनिटीज़ अगेन एंड अगेन अपने पैरोकियल इंटरेस्ट की तरफ ही जाती हैं, इसलिए पॉवर्टी दूर नहीं हो पा रही। तो पैरोकियल इंटरेस्ट और गरीबी को कैसे जोड़ा है, ये मुख्य डाउट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। देखिए, गरीबी का एक बड़ा कारण है गरीबी का चलता हुआ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल ऐसे फॉर्म होता है कि अशिक्षा एक कारण बनती है गरीबी का, बीमारियां कारण बनती हैं गरीबी का, हाउसिंग ना होना कारण बनती है गरीबी का, रोज़गार ना होना कारण बनता है गरीबी का। तमाम कारणों में से ये मैं 3-4 कारण अभी ले रहा हूँ ताकि टॉपिक समझा सकूँ। तो ऐसे में सरकारों की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको अवेलेबल हो सकें, और दूसरा, एक परिवार की जो आमदनी है उसमें परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए परिवार का जो साइज़ है उसे निर्धारित करना पड़ेगा। हम असंख्य सदस्यों के साथ नहीं जी सकते, हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ जी नहीं सकते, हमें फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर फैमिली प्लानिंग होगी तो विशियस साइकिल से बाहर आने के रास्ते खुल जाएंगे। आप गरीबी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर 1 बच्चा 2 बच्चा होगा तो सरकारी प्रयास और परिवार के प्रयास से फिर शिक्षा दी जा पाएगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे, तो फैमिली बाहर आ जाएगी इस साइकिल से। लेकिन 4, 5, 6 बच्चे अगर होते रहेंगे लगातार इसी तरह से, तो फिर रिसोर्सेज हमेशा कम ही पड़ेंगे उनको शिक्षित करने के लिए, और परिवार हमेशा उन्हें इसी रूप में देखेगा कि ये कमाई का साधन है। गरीबी हमारी इनके कारण से दूर रहेगी, क्योंकि सारे 3-3, 4-4 हज़ार कमा के लाएंगे, तो इतने हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम सारे 20-25 हज़ार कमा लेंगे। बट ये आपको कभी भी मुख्य धारा का हिस्सा बनने नहीं देगा। आप बेहतर शिक्षा की ओर नहीं जा पाएंगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बेहतर शिक्षा की बात आएगी वहाँ खर्चा है, वहाँ बेहतर जीवन अगर चाहिए तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा है। इतने सदस्यों के साथ तो ये संभव नहीं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि गरीबी ही एक कारण है कि लोग अपने पैरोकियल इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फैमिली यूनिट ज़्यादा स्ट्रेंथन होके कम्युनिटी, एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बन के वो अपने ही विश्वास, अपनी ही मान्यताओं में
फिर जीने लग जाते हैं और अल्टीमेटली जो उन्हें फिजिबल लगता है वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और उस फिजिबिलिटी में मेन एलिमेंट है कि हम जितने सदस्य होंगे उतना बेहतर जीवन जी लेंगे। लेकिन एक तरफ तो गरीबी ने ही ये विवश किया, पर यही चीज़ आगे गरीबी को भी जन्म दे रही है। तो ऐसे में पैरोकियल इंटरेस्टों का यहाँ पर मतलब ये है कि लोग साइंस में, रीजनिंग में, डेवलपमेंट में अपने लिए कोई स्पेस देख नहीं रहे, उनको वहाँ से फेथ मिल नहीं रहा, स्ट्रेंथ मिल नहीं रही, आस्था नहीं मिल रही। तो वो अपने ग्रंथ, अपनी स्क्रिप्चर्स, उनसे जुड़े लोगों की इंटरप्रिटेशंस, विचारधाराएं, मान्यताएं में ही डूबे हुए हैं कि भाई हम ये नहीं कराएंगे फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन, क्योंकि ये ईश्वर के खिलाफ है, ये उसके मार्ग में आता है, वो हमें अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन यही अगर विकसित समाज का हिस्सा हों ये लोग, दीन दुनिया घूमें, पढ़े लिखें, अच्छा कामकाज, अर्बन लाइफ, बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड पे जिएं, तो ये लिबरल एटीट्यूड धारण करते हैं, इनका एटीट्यूड लिबरल हो जाता है, ये डेवलप्ड वर्जन में कन्वर्ट होते हैं और फिर ऐसी विचारधाराएं त्याग दी जाती हैं, तब अपना अच्छा भला समझा जाता है। दूसरी तरफ समाज जो है वो विकसित होता है और ये देखता है कि हमें बच्चे बचाने के लिए अब कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बच जाएंगे क्योंकि अच्छा मेडिकल सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने और उसमें लड़के पैदा करने हैं जो हमारा बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा। अगर हमारे पास सेविंग्स हैं, गवर्नमेंट हमारा बुढ़ापे में ख्याल रख रही है, यानी कि राज्य की नीतियाँ भी अच्छी हैं, तो रिज़ल्ट यही है कि लोग अपने पैरोकियल इंटरेस्टों से दूर होके जो लार्जर सोसाइटी इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उससे कोइंसाइड करेंगे। तो जब भी नेशन या लार्जर सोसाइटी आपको सर्व नहीं कर पा रही होती, आपको ऐसा लगता है, तो तब आप अपने पैरोकियल इंटरेस्ट के क्लोज आते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेशनल इंटरेस्ट। तब आप अपना अपना देखते हैं, अपना परिवार ही सिर्फ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इसका आंसर था। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े काम ही ना करें, जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, विचारधारा को बदलना ज़रूरी है, उनके कम्युनिटी लीडर्स को एंगेज करना ज़रूरी है, और ऐसे में ख़ास प्रबंध भी करने ज़रूरी हैं लोगों के लिए। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम्स हर किसी की परिस्थिति बदलने के योग्य नहीं होते। अगर वो बहुत ही निचले स्तर पर आ रहे हैं समाज के, तो हमें स्पेसिफिक और टारगेटेड प्रोग्राम भी चलाने होते हैं। अगर उनको कुछ बदलाव दिखेगा तो वो अपने पैरोकियल इंटरेस्टों से बाहर आएंगे, गरीबी दूर होगी। ओके, तो ये इसका आंसर था। चलिए, एक डाउट है हमारे स्टूडेंट का, वो हिमालय पढ़ रहे हैं, तो उन्हें डाउट आया कि सर लेक्चर में पढ़ाया गया कि नेपाल की महाभारत लेक रेंज इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नागटिब्बा रेंज, और जो पढ़ने के लिए बुक दी गई रेफरेंस, उसमें लिखा है कि महाभारत लेक रेंज इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मसूरी रेंज। उन्हें कन्फ्यूजन हुई और उस कन्फ्यूजन को अब हम दूर करते हैं, थोड़ा और समझाते हैं। देखिए, जब हम हिमालय और नदियों के बारे में पढ़ते हैं, हम उसे अपने एग्ज़ाम की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएं तो फिर बहुत और जानकारियां भी निकल कर के आती हैं, पर हमारे लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन जब कभी मसला फंस जाए तो फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। उस हिसाब से ही मैं समझाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना है। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर बात की तो बात 3 रेंजेस की आई, एक नागटिब्बा रेंज, एक मसूरी रेंज और एक महाभारत लेक रेंज या महाभारत रेंज। मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि हम यहाँ ट्रांस हिमालय को ना कंसिडर करें, हिमालय की आगे की पहाड़ियों को हम सिंपली कंसिडर करेंगे द रेंजेस ऑफ हिमालय मेनली। तो देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, टॉप से डाउन आता हूँ। सबसे टॉप पे देयर इज़ ग्रेट हिमालय, इसे इनर हिमालय भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ द लेसर हिमालय और द मिडल हिमालय, ओके, इसे ही हिमाचल भी कहते हैं। और द थर्ड वन इज़ द आउटर हिमालय और द शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से नामों वाइज देखूं तो शिवालिक आउटर हिमालय, देन मिडल हिमालय या लेसर हिमालय, देन इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय। इस तरह से 3 पैरेलल हिमालयन रेंजेस हैं। अब आपने एक तरफ तो सुन लिया कि 3 पैरेलल हिमालयन रेंजेस हैं,
बट उसमें भी जब मैं मिडल हिमालय की बात करूं, अब ये पहले ये 3 है ओवरऑल हिमालयन रेंजेस, शिवालिक, मिडल और ग्रेट, हाँ रेंजेस वर्ड यहाँ भी आ गया। उसके बाद जब फिर मैं मिडल हिमालय की बात करूँ तो फिर वहाँ पर कितनी सारी रेंजेस, सबसे जो लंबी रेंज है, सबसे बड़ी रेंज है मिडल हिमालय की, इट इज़ द पीर पांजाल रेंज। तो अब देखिए पीर पांजाल रेंज भी है, धौलाधार रेंज भी है, उसके बाद मसूरी रेंज भी है, नाग टिब्बा रेंज भी है, महाभारत लेक रेंज भी है। इसी में कितनी रेंजेस आ गई एक मिडल हिमालय रेंज में, देयर आर मैनी रेंजेस। अब इसमें भी हम अगर रेंजेस को ऐसे कंसिडर करें तो रेंजेस ऐसा नहीं है ज़रूरी कि भाई पहले एक पीर पांजाल, फिर धौलाधार, फिर मसूरी, फिर ये, कि ये एक इस तरह का लीनियर अरेंजमेंट होगा। इसमें भी इनका कॉम्प्लेक्स हो सकता है पूरा का पूरा, कि जैसे ये पीर पांजाल, ये धौलाधार, तो हो सकता है कि ये आगे मसूरी रेंज, ये नाग टिब्बा रेंज, है ना, दो रेंजेस ऊपर नीचे थोड़ी आगे पीछे भी एक रेंज का हिस्सा हो सकती है। और वो एक रेंज 3 हिमालयन रेंजेस में ही किसी में है, जैसे कि शिवालिक मिडल और इनर हिमालय में है मिडल हिमालयन रेंज। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें इस चीज़ को सीखना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा मैप दिखाता हूँ जिसके बाद आपको कुछ क्लैरिटी हो, कुछ बातें समझ में आए। तो देखिए हमने इस मैप को यूज़ किया, ये सबसे सिंपलेस्ट था इसलिए मैंने इसको प्रयोग में लाया। ये हम हिमालय की बात कर रहे हैं, तो इसको देखिए। सबसे पहले ये शिवालिक रेंज है जो सबसे बॉटम पे है, सबसे बॉटम पे शिवालिक रेंज है। तो आपको यहाँ पे इस बात पे गौर फरमाना चाहिए कि शिवालिक नेपाल के दक्षिणी हिस्सों से गुजर रही है। अब जहाँ से ये शिवालिक गुजर रही है इसके नीचे भी ये नेपाल बचा है, ये तराई का इलाका भी होगा। तो तराई द वेट रीजन भी है, शिवालिक है। बीच में देखिए यहाँ पर ये जो गैप रीजन दिखाया गया है, तो अब ज़रा ऑब्ज़र्व करिए कि ये यहाँ से देखिए ये एक रेंज आ रही है ना, दिस इज़ द मिडल हिमालय रेंज, है ना, नेपाल में जा रही है ना। तो यहीं से देखिए दिस इज़ द पीर पांजाल, है ना। तो एक देयर इज़ अ मेन रेंज, देन देयर कैन बी ब्रांचेस एसोसिएटेड विद दैट मेन रेंज। तो अब इसमें देखिए सपोज कीजिए कि एक पीर पांजाल ऐसे निकली, इसी के नीचे एक ऐसे और निकल सकती थी, जैसे नदियों की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो अब ये दोनों इस मिडल रेंज का हिस्सा हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे और पैरेलल भी तो हो सकती होंगी, है ना, ऐसे भी रेंजेस होती हैं। तो हमने ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, तो ये ऐसे आगे बढ़ती हैं 1 2 3। इट इज़ द होलसम सिस्टम ऑफ अ रेंज जिसमें देयर कैन बी रेंजेस जो लेफ़्ट राइट निकल रही हैं। पहले तो दिमाग में हमने ये बात रखी। और फिर दूसरी बात, ये रेंज भी यहाँ पर एंटर हुई जब नेपाल में, तो आप देख सकते हैं कि ये भी ऊपर की तरफ उठ रही है ना। तो रेंजेस कैन बी लाइक दिस। अब एक मैप में हमने ये समझा, मैप रिकॉर्डिंग में मिस ना हो है, हर हाल में हमें वो समझ में आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखना है, शुरू करना है। अब इस मैप को हमें देखना है। इस मैप में क्या किया गया है, ये जो काले काले से नज़र आ रहे हैं क्रिसेंट शेप में कई सारे, ये 6000 मीटर के ऊपर के हिमालयाज़ हैं। 6000 मीटर के ऊपर के हिमालयाज़, तो ये पता लग रहा है ये ग्रेट हिमालय है। ये जो सबसे नीचे ग्रे कलर का है, नेपाल ही का नक्शा है ये जो सबसे नीचे ग्रे कलर का है, ये तराई है, तराई। अब इस तराई के बेल्ट के ऊपर देखो एक नैरो बेल्ट है, ये वाला शिवालिक का। यहाँ शिवालिक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अच्छा, अब उसके ऊपर देखिए कंटिन्यूटी में महाभारत लेक रेंज कैसे जा रही है। यहाँ पे महाभारत लेक का रेंज ये है लेवल, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे ये ऐसे आगे बढ़ी। तो ये अगर मैंने 3 पॉइंट्स पर दिखाऊँ तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट इज़ द महाभारत लेक रेंज। ओके, दैट यू आर कॉलिंग इट इज़ द मिडल हिमालय। ये यहाँ पे मिडल हिमालय है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी मैप को यहाँ सुंदरता से समझाया गया है तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये ग्रीन कलर का, अब यहाँ पे और प्रिसाइज था तो ये यहाँ पे टूट गया, यहाँ भी टूट गया। ये डिसकंटिन्यूअस एक चेन ऑफ तराई है ग्रीन कलर की, बट एक कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ शिवालिक है जो
यहाँ पे ऊपर है, फिर यहाँ नीचे हुई, फिर ऊपर हुई, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से कहीं ब्रॉड होती है, कहीं नैरो, कहीं अप, कहीं डाउन। अब उसके ऊपर देखिए ये महाभारत रेंज इस तरह से जा रही है। तो दिस वन इज़ द इट एट दिस पॉइंट दिस इज़ महाभारत रेंज, एट दिस पॉइंट इट इज़ महाभारत रेंज, एट दिस पॉइंट ऑल्सो इट इज़ द महाभारत रेंज, इट इज़ द तो इफ़ वी विल कंसिडर दिस रीजन और वी विल कंसिडर दिस रीजन, तो यहाँ से एक लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी महाभारत रेंज है, और यहाँ से एक लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी महाभारत रेंज है। ओके और उसके बाद अगर हम चलें तो दिस इज़ द होल सिस्टम ऑफ नेपाल, द होलसम नेपाल। इस होल नेपाल में यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखें इस होल नेपाल में ये मिडल एरियाज़ को कवर कर रही है, फिर ये यहाँ पर साउथर्न रीजन को कवर कर रही है। ओके अब इसको दूसरे मैप पर देखिए, अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए। अब अगर हम नेपाल को देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन दिख रहे हैं, ये क्रीम कलर के पहाड़, ये क्रीम कलर के पहाड़, ये महाभारत रेंज है, दिस क्रीम कलर एरिया। और ध्यान से ज़रा देखें तो ये नेपाल के इधर उत्तराखंड है, तो ये पैच ऑफ माउंटेन रेंजेस ऐसे ही उत्तराखंड में आगे बढ़ रही हैं। ओके अब मैंने ये क्यों दिखाया उसका भी रीज़न था, आप समझें। तो हिमालयन रीजन में देयर इज़ अ स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड में मिडल हिमालय की ही दो रेंजेस हैं, एक मसूरी रेंज, एक नागटिब्बा रेंज। दे आर द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। तो दो रेंजेस से बनता है। तो कोई पूछे कि नागटिब्बा रेंज कहाँ है, इट इज़ इन द मिडल हिमालय ऑफ उत्तराखंड। मसूरी रेंज कहाँ है, इट इज़ द मिडल हिमालय ऑफ उत्तराखंड। अब ध्यान से देखिए, इनके सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है आपको, ऑब्जर्व करिए। नाउ ऑब्जर्व दिस, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट आऊँ, इट इज़ द होल उत्तराखंड। देखिए कितना सुंदर मैप मैं लाया हूँ आपके सामने, जो आपने बुक में पढ़े थे वो पास। देखिए लिपू लेक पास, देखिए उस लिपू लेक के बाद नीति पास, माना पास, थागला पास। खुलर में ये नाम लिखे हैं ना, तो ये देखिए दिस इज़ थागला, दिस इज़ माना, दिस इज़ नीति, दिस इज़ लिपू लेक। तो लिपू लेक, नीति, माना, थागा, ये चार इंपॉर्टेंट पासेज हैं, ये यहाँ बने भी हुए हैं। तो अब आप इस मैप को देखिए ज़रा, तो यू विल ऑब्जर्व ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट देखिए फ्लो। तो दिस वन इज़ द मसूरी रेंज, बट इसके आगे यहाँ पर दिस वन इज़ द नागटिब्बा रेंज। इट इज़ स्लाइटली हायर इन लैटिट्यूड देन द मसूरी रेंज। This is the Mussoorie range, this is the Nagtibba range, this is the west to east flow। तो मसूरी से थोड़ा ऊपर नागटिब्बा यहाँ आ रही है। ओके तो मतलब इतना मोटा सा कॉम्प्लेक्स है हिमालय का, इतना मोटा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हिमालय का, दैट इज़ मिडल हिमालय, जिसे हम लेसर हिमालय कह के पुकार रहे हैं। तो ये मसूरी रेंज, दैन दिस नागटिब्बा रेंज। ओके अब हमने ये समझ लिया। अब इसके वजह हमें कुछ और भी समझ में आएगा। अब इसको और क्लैरिटी से देखिए, तो ये उत्तराखंड है सारा, दिस इज़ द उत्तराखंड। अभी उसके में एंटर होने के पहले ये देखिए, यहाँ पर भी नागटिब्बा रेंज, मसूरी रेंज उसके ऊपर दिखाई गई है वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करेंगे एक चीज़, तो आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए दिस ब्लू कलर इज़ द मसूरी रेंज। तो मसूरी रेंज के अंदर अपने आप भी कुछ और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ भी आ रहे हैं जो मसूरी रेंज का हिस्सा नहीं है, जैसे कि लैंसडाउन, उसका कलर अलग कर लिया। लेकिन ये ब्लू कलर की मसूरी रेंज देखो, ऐसा तो नहीं है, ये मसूरी रेंज सीधे जा रही है, बट इसकी एक ब्रांच इधर को भी तो ऑफशूट हो रही है, इसकी ब्रांच ऐसे भी तो ऑफशूट हो रही है ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये रेंज यहाँ पर भी है, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यही नीचे की ओर ऐसे भी जा रही है, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसमें से एक ऑफशूट ऐसे भी निकल गई। तो ब्रांचेस सिस्टम इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इस मैप से आप समझिए, ये है मिडल हिमालय इन उत्तराखंड एंड द सेम मिडल हिमालय इन ऑरेंज कलर इन उत्तराखंड, कॉन्टिन्यूइंग इन ब्राउन कलर इन नेपाल। यही मिडल हिमालय जो ऑरेंज कलर का है उत्तराखंड में, ब्राउन कलर में नेपाल में एंटर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आप, ये ब्राउन नेपाल वाला और ये उत्तराखंड वाला है कि नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि जो नेपाल है उसमें मिडल हिमालय कंटिन्यू होता है एज अ महाभारत लेक रेंज, और ये अब हमने देखा कि दिस इज़ द विड्थ ऑफ द
हिमालय, मिडल हिमालय इन नेपाल एंड दिस वन इज़ द उत्तराखंड। तो अगर उत्तराखंड में ये मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज से बन के इतना चौड़ा हुआ है ना, तो उसके आगे नेपाल में भी उनकी कॉन्टिन्यूटी किसी मैनर में रही होगी। तो बुक की लाइन पे थोड़ा ध्यान दें तो द महाभारत लेक इज़ द continuation of the मसूरी रेंज इन द साउथ नेपाल। आई बात समझ में? जो महाभारत लेक साउथ नेपाल में कंटिन्यूटी अटेन कर रही है, वो मसूरी रेंज की कंटिन्यूटी की फॉर्म में अटेन कर रही है। ओके, और उसी फ्लो में जब हम ये बात बता रहे हैं आपको कि इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द नाग टिब्बा रेंज, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। वो अब हम अगर इन सभी मैप्स के वाया जाएं तो हमने यहाँ पर देखा ऑब्ज़र्व करें, ये नेपाल था। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये मसूरी है वहाँ से यहाँ, और ये अगर मसूरी रेंज के रूप में कंटिन्यू हो रहा है आगे, तो यहाँ नाग टिब्बा के रेंज में कंटिन्यू हो रहा है। बट ये हम डिनाई नहीं कर सकते, ये सारा मिडल हिमालय है, इट इज़ कंटिन्यूइंग एज ए मिडल हिमालय। सो because both the branches of the middle Himalaya, that is Mussoorie range and Nag Tibba range, they are the part of the middle Himalaya in Uttarakhand. They are somehow extending into the Mahabharat lake in the Nepal. But वो जो महाभारत लेक आगे जाके नैरो डाउन होके कंटिन्यू हो रही है, दैट वी कैन कॉल इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द मसूरी रेंज इन द साउथ नेपाल एरिया। ओके, बट वी कैन नॉट क्लेम कि महाभारत लेक इज़ ओनली प्रेजेंट इन द साउथ नेपाल, नो, क्योंकि साउथ नेपाल तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय तराई, then there is a layer of Shivalik, and then there is a layer of middle Himalaya, and then there is a layer of great Himalaya. तो ग्रेट हिमालय और लेसर इनर ग्रेट हिमालय और आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक के बीच में सैंडविच्ड है मिडल हिमालय नेपाल में। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पे समस्या यहाँ इसलिए आई कि यहाँ पे हिमालय यानी कि मिडल हिमालय यहाँ नेपाल में यहाँ नज़र आ रहा है। नेपाल नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे यहाँ नज़र आ रहा है। आगे जाके बड़े मैप में देखेंगे यही डाउन हो जाना है, इसी ने डाउन हो जाना है। जब हम आगे जा कर के इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको, लेकिन आगे जा कर के यहाँ पर हमने देखा नेपाल इतना सा, यहाँ पर इतने से नेपाल में से इतना सारा मिडल हिमालय, लेकिन आगे जा कर के जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो आप देखें मिडल हिमालय कितना नैरो डाउन हो गया है। यहाँ पे कहाँ इतना ही रह गया है। ओके, कहाँ इतना ही रह गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लेक्चर में कंटेंट एनसीईआरटी और खुल्लर्स दोनों को कवर करने के बाद भी कंटेंट ऐड ऑन रहता है सारा, मल्टीपल सोर्सेज से उसे कवर करने के लिए कि कहीं बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि बुक में दी हुई कोई बात प्लेनली मैच ना करने के बजाय थोड़ा सा काउंटर कर जाए, बट जहाँ बुक की बात लॉजिकली करेक्ट है तभी तो पढ़ने के लिए बताई जा रही है, वो रेफरेंस में भी इसलिए दी जा रही है। उसके अलावा अगर तो वो कोई फंबल मिस्टेक नहीं है, अगर वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तब तक लेक्चर की बात को उसके वायलेंस में नहीं समझना है, उसके एडिशन में समझना है कि वो उसको ऐड ऑन नहीं कर रही है। बट एक बच्चे को पढ़ाने के समय में हम एक लेक्चर के दौरान एक कंपाउंड ऑफ हिमालय इन उत्तराखंड अकेला ही इतना डिटेल कर नहीं सकते, वो नीड भी नहीं है, बच्चा पागल हो जाएगा। हाँ, बट अब डाउट आया है तो हमने इतनी अलग अलग फ़ोटो के वाया उसे समझाने की कोशिश की, तो इससे माइंड में क्लैरिटी हुई कि इन उत्तराखंड देयर इज़ मसूरी range and that is Nag Tibba range, and they are continuing, and then in the Nepal there is Mahabharat Lake range. It is Mahabharat Lake range here, it is going like this. Okay, so ranges are contributing, Uttarakhand ranges are contributing into the Nepal Himalaya in the Mahabharat Lake range, but the larger continuation of the Mahabharat Lake range in the South Himalaya, that is east of Kosi in itself, it is the Mussoorie range. इसके लिए टर्म ही ये यूज़ होती है कि ये ईस्ट ऑफ कोसी तक जाएगा। जब भी आप जहाँ से भी सर्च करके पढ़ेंगे, खुल्लर भी आगे जाके लिखेगा ये बात, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।